नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रुधिर की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग यानी कि मनुष्य के हृदय की बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। मनुष्य का हृदय यानी कि यह कहें कि पूरे परिसंचरण तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, हृदय और उससे संबंधित रुधिर वाहिनियाँ। तो सबसे पहले हम हृदय के बारे में बात करते हैं। हम सभी हृदय के बारे में जानते भी हैं, नाम हम सभी ने सुना है। तो मनुष्य का हृदय क्या है? ये एक त्रिकोणीय सी रचना होती है जो कि शरीर की वक्ष गुहा में स्थित होता है। और दूसरी बात, ये मनुष्य का हृदय है, ये क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि एक त्रिकोणीय सी संरचना है। इधर का भाग चौड़ा और नीचे का थोड़ा संकरा या नैरो होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। इस हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्लियाँ होती हैं जिसको हम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। दोनों झिल्लियों, जैसे ये हृदय है, इसके चारों तरफ इस तरह से दो झिल्लियाँ होती हैं और इन झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के यहाँ बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको हम हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड या द्रव कहते हैं। ये जो द्रव होता है यानी कि हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्लियाँ और दोनों झिल्लियों के बीच में भरा हुआ द्रव, जिसको हम हृदयावरणी द्रव कहते हैं। इस द्रव का होना जो है हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम हृदय की बाहरी संरचना की, यानी कि बाहर से देखने में हृदय किस तरह से हमें दिखाई देता है। मनुष्य का हृदय गहरे लाल रंग की एक त्रिकोणीय सी, जैसे बताया अभी, मांसल रचना होती है। हृदय में 4 वेश्मे होते हैं, यानी कि मनुष्य का हृदय 4 वेश्मी होता है। अगला जो चौड़ा भाग है इसको हम आलिंद भाग कहते हैं और ये जो नीचे का ये संकरा भाग है इसको हम निलय भाग कहते हैं। बाहर से भी अगर हृदय को देखें तो ऊपर का चौड़ा भाग बाहर से एक खांच के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि आलिंद भाग एक बाहर से देखने में भी खांच होती है जिसके द्वारा हम आलिंद को 2 भागों में स्पष्ट देख सकते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसी तरह से निलय में भी दायां निलय और बायां निलय। तो इस तरह से मनुष्य के जो हृदय है उसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो दायां आलिंद है इसमें 2 शिराएं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये भी कहाँ खुलती हैं? दाएं आलिंद में खुलती हैं। इस आलिंद में अशुद्ध रुधिर और ये जो बायां आलिंद है इसमें शुद्ध रुधिर एकत्रित होता है। यहाँ पर बच्चों हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो निलय है, दायां निलय, यहाँ से पीछे की तरफ से होती हुई एक मोटी नलिका जो है वो निकल रही है, पल्मोनरी धमनी, और ये 2 भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना की। ये आप इस चित्र के माध्यम से बच्चों समझ सकते हो। हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना हम देखें तो ऊपरी जो आलिंद भाग है ये एक स्पष्ट पट या सेप्टा के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ होता है, आंतरिक रूप से भी, दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसी तरह से निलय भी 2 भागों में अंदर से बटा हुआ होता है, दायां निलय और बायां निलय। निलय की जो ये दीवार होती है ये आलिंदों की अपेक्षाकृत मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे हृदय में रुधिर को पंप करना होता है। इसके अलावा ये देखिए दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। दाएं आलिंद की अगर हम बात करें तो दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा अपने छिद्र के द्वारा खुलती है, ये भी स्पष्ट दिखता है। पश्च महाशिरा भी अपने एक छिद्र के द्वारा यहाँ पर खुलती है। यहाँ पर ये जो है ये शरीर के ऊपरी भागों से और पश्च महाशिरा शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके दाएं आलिंद में लेकर के आती हैं। इसी तरह से ये है बायां आलिंद। बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा फेफड़ों से शुद्ध हुआ रक्त आकर के एकत्रित होता है। अपने अपने छिद्र के द्वारा ये शिराएं यहाँ पर खुलती हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कुछ वाल्व्स होती हैं जिनको हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं और इन कपाटों के कारण ही यहाँ से रुधिर का आवागमन संतुलित रहता है। मतलब कि जब ये कपाट खुलते हैं तो दाएं आलिंद से रुधिर
दाएं निलय में जाता है। और इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक द्विवलनी कपाट होता है, और इसमें भी जब ये कपाट खुलते हैं तो बाएं आलिंद से रुधिर जो है वो बाएं निलय में पहुंचता है। यहाँ ये बात भी जानने योग्य है बच्चों कि जो दायां भाग है हृदय का, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, और जो बायां भाग है पूरा, यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय, इसमें शुद्ध रक्त होता है। यानी कि शरीर के सभी भागों से एकत्रित हुआ जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद में आएगा, और दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। फेफड़ों के द्वारा जो शुद्ध हुआ रक्त है वो कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में आएगा, और बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में जाएगा। इसके बाद इसकी संरचना के बारे में ही हम बात कर रहे थे। जहाँ पर आलिंद निलय कपाट होता है, यहाँ पर एक छोटी सी गांठ जैसी संरचना होती है जिसको नोड कहते हैं, SA नोड। इसी से हृदय स्पंदन की शुरुआत जो है वो होती है। तो बच्चों, मैंने आपको आलिंद और निलय के बारे में बताया, इन पे के छिद्रों के बारे में बताया, आलिंद और निलय के बीच में जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट होते हैं इनके बारे में बताया, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो दाएं आलिंद में खुलती हैं उनके बारे में बताया। इसके बाद ये एक दैहिक महाधमनी है जो ये निकल रही है, ये फुफ्फुस महाधमनी है, निकल करके ये दो भागों में बट जाती है। और इसके अलावा जो है, हम बात करेंगे यहाँ पर रुधिर वाहिनियों की। तो ये हो गई हृदय की आंतरिक संरचना। अब हम बात करेंगे रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनियाँ और धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं। तीन प्रकार की हम माने इसमें। सबसे पहले हम धमनी की बात करते हैं। हृदय से रुधिर धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त को धमनियाँ विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। धमनियों की दीवार हमेशा ही मोटी और लचीली होती है, क्योंकि इसमें रुधिर झटकों के साथ बहता है। इनकी गुहा में कभी भी कपाट नहीं होते, और धमनियाँ अंदर जा करके धमनिकाओं में बढ़ जाती है। उसके बाद है केशिकाएं। केशिकाओं की दीवार जो है वो केवल एक ही कोशिकीय स्तर की बनी होती है और ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में रहती है, और ऊतक द्रव और कोशिकाओं के बीच में आदान प्रदान इनके द्वारा होता है। उसके बाद है शिराएं। शिराएं जो है वो बहुत सी केशिकाओं के जुड़ने से बनती हैं, और ये रुधिर को हृदय में वापस पहुंचाती हैं। और इनकी दीवार कैसी होती है? पतली होती है, और इनकी गुहा में क्या होते हैं? कपाट भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें धमनी और शिराओं में मुख्य अंतर। धमनी और शिराओं में मुख्य अंतर यह है बच्चों की, धमनियां जो हैं वो रुधिर को हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, ठीक है, और अधिकतर धमनियों में शुद्ध रक्त ही बहता है। केवल एक फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं, और अधिकतर इनमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन फुफ्फुस शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और वो फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को लेकर के आती है। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है, क्योंकि इनमें दबाव के साथ रक्त बहता है। शिराओं की भित्ति पतली होती है। धमनियों का पेशी स्तर मोटा होता है, क्योंकि अधिक दबाव को सहन करती हैं, जबकि शिराओं में पेशी स्तर पतला होता है। धमनियों में कपाट नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी इनमें जो ब्लड है वो काफ़ी प्रेशर के साथ ही बहता है, जबकि शिराओं में कपाट होते हैं और रुधिर को हृदय की ओर बहने देते हैं, यानी कि बैकवर्ड फ्लो जो होता है ब्लड का उसको होने नहीं देते। धमनियों में रुधिर जो है वो अधिक दबाव के साथ बहता है, जबकि शिराओं में जो रुधिर है वो बहुत कम दबाव के साथ बहता है। धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, जो मैं आपको पहले ही बताती हूँ, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में अधिकतर अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी? फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके, यानी कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध। केवल इनको छोड़कर बाकी धमनियों में हमेशा ही शुद्ध और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, जबकि जो शिराएं हैं वो त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में मैं आपको दोहरा परिसंचरण बताऊंगी।